Assalamualaikum, second year bio students. I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to lecture number 13 of our chapter support and movement, which is going to be the last lecture of our chapter. And our topic for today is evolutionary changes in vertebrates. So अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी बॉडीज़ के अंदर किस किस तरह के चेंजेस को लेकर आ चुके हैं अभी तक और लेकर आते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग देयर हैबिटेट्स, या फिर अपने आप को सर्टेन कंडीशंस के अंदर अडेप्ट करने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर या अपने स्केलेटन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं उनमें मेनली हमारे पास तीन मीडियम्स हो सकते हैं मूवमेंट के लिए। वो एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है और लैंड हो सकती है, लैंड के ऊपर मूवमेंट हो सकती है। इन तीनों की बेसिस पे डिफरेंट वर्टिब्रेट्स ने अपने पास डिफरेंट अडेप्टेशंस रखी होती हैं जो हमें सिर्फ उसी ग्रुप के अंदर नज़र आती हैं जो उस हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं। जिस तरह से सबसे पहले हम बात अगर कर लें फ़िश की, तो फ़िश के केस में उनकी जो बॉडी है वो हमें कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म में नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंड एंड एयर वर्टिब्रेट्स। और फ़िश के अंदर जो कंप्लीट अडेप्टेशंस थी वो तो हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, लेकिन इस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इनकी बॉडी के अंदर एक जो अडेप्टेशन इन्होंने रखी हुई है वो है इनकी वे ऑफ मूवमेंट, यानी वो जिस तरह से मूव करते हैं। फ़िश जो हैं उनके अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस उनकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से होती हैं कि वो पानी के अंदर से वेव की फॉर्म में चलते हैं, जिसको हम कहते हैं एस बैंड लोकोमोशन। ये एस बैंड लोकोमोशन जो है ये फ़िश का कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है जिसकी वजह से वो पानी को काटते हुए लेफ़्ट एंड राइट अपनी बॉडी को मूव करते हुए चलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस तरह चलने से इनकी जो वाटर की रेजिस्टेंस है वो इनको कम से कम बर्दाश्त करनी पड़ती है, या इनकी स्पीड जो है वो इस तरह से तेज़ हो पाती है। ये है एस बैंड लोकोमोशन जो हमें फ़िश के अंदर नज़र आता है, और स्पेसिफिकली सबसे क्लियरली इसको हम देखते हैं शार्क्स के अंदर और डॉग फिश के अंदर। इनकी बॉडी के अंदर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे मसल्स हैं, ये बॉडी के फ्रंट और बैक साइड पे जो मसल्स हैं वो उनको इस एस बैंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो जो उनकी बॉडीज़ के साइड्स पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको लैशिंग मूवमेंट या फिर वाटर के अंदर से मूव करने के लिए, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बर्ड्स के अंदर विंग्स फ्लैप करते हैं, तो ये जो लैशिंग मूवमेंट्स होती हैं ये इनके फिन्स के ज़रिए से फ़िश के अंदर होती हैं, जिनका काम इनकी स्पीड को इंक्रीज़ करना होगा या वाटर के अंदर से स्मूथली इनका स्विम करना होगा। तो ये बात हो गई कि मसल्स जो हैं वो फ़िश के अंदर वो किस तरह की मूवमेंट अलाउ करते हैं फ़िश को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेट्रापोड्स की, जो कि लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। इनके अंदर प्रेजेंट हैं लिम्स, और लिम्स के साथ फुट प्रेजेंट हैं, 4 लिम्स एंड 4 फुट, जिनकी मदद से ये लैंड के ऊपर वॉक भी करते हैं, क्रॉल भी, एंड दे इवन रन। इनके अंदर जो इनके लिम्स प्रेजेंट है वो इनकी बॉडीज़ के साइड से इमर्ज हो रहे होते हैं, और इनमें से मोस्टली जो टेट्रापोड्स हैं वो अपने चारों लिम्स को यूज़ करते हैं, बट सम ऑफ देम ऑल्सो यूज़ ओनली 2 ऑफ देयर लिम्स। और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो एस रिगल होती है, यानी कि इनके जो दोनों लिम्स होते हैं वो ऑल्टरनेट मूवमेंट शो करते हैं, चारों लिम्स, यानी कि पहले एक पेयर मूव करता है एंड देन द सेकंड, तो इस वजह से ये एस रिगल शेप में मूवमेंट शो करते हैं। अब क्योंकि इनके पास लिम्स हैं जिनकी मदद से इनकी स्केलेटन को सपोर्ट भी मिलनी है और लोकोमोशन भी होनी है, तो इनके लिम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या इनके लिम्स और जो गर्डल्स होते हैं पेल्विक गर्डल वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि पेल्विक गर्डल जो टेट्रापोड्स के अंदर है वो बहुत स्ट्रॉन्गली यूनाइटेड होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। वर्टिब्रल कॉलम में भी जो बिल्कुल लास्ट रीजन होता है जिसको हम सेक्रम कहते हैं, जहाँ पे 4 से 5 जो वर्टिब्री होते हैं वो आपस में यूनाइटेड होते हैं सेक्रम की फॉर्म में। ये वाला जो रीजन होता है ये बहुत फर्मली अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये वाले रीजन ने इनकी बॉडी को सपोर्ट देनी है। और जो सेक्रल रीजन है, पेल्विक गर्डल जो है टेट्रापोड्स के केस में वो 3 बोन से बना हुआ है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह ह्यूमंस में हमने पढ़ा, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन्स जहाँ पर जॉइन एक दूसरे के साथ होकर इकट्ठी हुई भी होती है, वहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है जिसको हम नाम देते हैं एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम वो डिप्रेशन या वो साइट होती है जहाँ पर आके हिप बोन या जो लेग बोन है वो आके यूनाइट होती है। सो लेट्स से इस तरह का डिप्रेशन है जिसके साथ यहाँ पे 3 बोन्स का यूनियन है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। तो ये जो डिप्रेशन है यहाँ पर आके
जो लेग बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं, ये आके यहाँ पे यूनाइट होती है और ये जो इनका यूनियन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फर्मली हेल्ड होता है अपनी जगह पर। इसी तरह लिम्स के अंदर ही हमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, यानी फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स जो होते हैं, एक तो उनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ होती हैं और जो फोर लिम्स का जो पेयर होता है और हाइंड लिम्स का, वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं। आगे हम कुछ प्रिमिटिव टेट्रापोड्स की अगर बात कर लें तो इनके अंदर हमें मोस्टली ये पेंटाडेक्टाइल नज़र आते हैं, यानी इनके अंदर जो लिम्ब होता है वो एक्सटेंड होकर 5 डिजिट्स में डिवाइडेड होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट टेट्रापोड्स के अंदर हमें एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए से इनके अंदर रिडक्शन या फ्यूजन भी नज़र आती है, यानी कि कुछ में डिजिट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड भी होते हैं या फ्यूज़ भी होते हैं। ऑल्सो जो लिम्स की लोकेशन है वो हमें वो भी डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के ऊपर। जैसे कि मैमल्स के केस में जो लिम्स होते हैं वो बॉडीज़ के नीचे प्रेजेंट होते हैं, यानी बॉडी ऊपर और लिम्स जो हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाती है। जैसे ह्यूमंस के केस में हमारी जो लेग्स हैं वो निचले रीजन में प्रेजेंट है, बट वी डोंट यूज़ आर फोर लिम्स फॉर मूवमेंट। इसी तरह जो रनिंग मैमल्स हैं जिनको स्पीड जिन्होंने अपने पास रिटेन करनी होती है, उनकी बॉडी के अंदर लिम्स इस तरह से लोकेटेड होते हैं कि उनकी जो अपर पार्ट होता है यानी स्पाइन जो होती है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है और फिर नीचे से जो चारों लेग्स हैं वो एक्सटेंड आउट हो रही होती हैं एंड दे यूज़ ऑल फोर ऑफ देयर लिम्स फॉर मूवमेंट। इस तरह से ये होता है कि जो इनकी बॉडी का जो स्पाइन रीजन है वो जब ऊपर की तरफ होता है तो वो अपनी सारी की सारी फोर्स इन चारों लिम्स के ऊपर इक्वली इंसर्ट करता है और इस तरह से वो अपने चारों लिम्स को ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर रनिंग। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ रही है एनिमल्स की एयर हैबिटेट में, यानी कि अब हमारे पास हैं बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स जिन्होंने फ़्लाइट का काम करना है और इनके अंदर भी मेनली हमें नज़र आते हैं टीरोडेक्टाइल्स, बर्ड्स एंड बैट्स। बैट्स को सेपरेटली इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज़ हैं जो बर्ड्स से थोड़ी डिफरेंट हैं। अब इनका जो काम है फ़्लाइट का काम इन बर्ड्स का वो सबसे मुश्किल है। तीनों हैबिटेट्स की निस्बत अगर देखा जाए, हमने पिछले लेक्चर में भी इसको मेंशन किया, इनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है और दूसरा इनका स्केलेटन लाइट वेट होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से वो ईज़िली एयर के अंदर अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। इसमें से जो इनके स्केलेटन के अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं उनमें से फर्स्ट वन है एनलार्जमेंट ऑफ देयर पेक्टोरल गर्डल, यानी अब इनके पास क्योंकि विंग्स प्रेजेंट हैं, इनके 4 लिम्स विंग्स में चेंज हो गए हैं, तो जो इनका पेक्टोरल गर्डल है जहाँ पे 4 लिम्स अटैच्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो लार्ज होता है इनके केस में। एंड ऑल्सो जो स्टर्नम है इनका जो पेक्टोरल गर्डल के बाद में रीजन आता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कील, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। सो इसके बारे में भी हमने कहा था कि ये कील जो है ये मसल अटैचमेंट का काम करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ पॉसिबल मिल सकती है पेक्टोरल रीजन को बर्ड्स के, उतनी ज़्यादा सपोर्ट उसकी बॉडी उसको देती है। इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डिफरेंट मसल्स जिन्होंने बोन्स के साथ मिलके काम करना है, जिसमें हमारे पास एक कैटेगरी आती है मसल्स की, इनको हम नाम देते हैं सुप्राकोराकोइड मसल्स। सुप्राकोराकोइड मसल्स जो हैं ये बेसिकली बर्ड्स को अपवर्ड स्ट्रोक देने में हेल्प करते हैं, यानी इनके विंग्स के पीछे जो मसल्स काम कर रहे हैं मोस्टली वो हमारे पास सुप्राकोराकोइड मसल्स हैं। ये मसल्स वो होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं, जिस रीजन में वो अटैच्ड होते हैं वहाँ पे कौन कौन सी बोन्स होती हैं, स्कैपुला, कोराकोइड और क्लैविकल, यानी कि पेक्टोरल गर्डल की जो बोन्स हैं जिसमें हमारे पास स्कैपुला शोल्डर बोन आती है, क्लैविकल जो है हमारी कॉलर बोन है और बर्ड्स के केस में कोराकोइड बोन होती है जो इनके पेक्टोरल गर्डल के लोअर रीजन में होती है। जहाँ पर ये तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ यूनाइट हो रही होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये मसल्स जिनको हम नाम देते हैं सुप्राकोराकोइड मसल्स। तो ये जो सुप्राकोराकोइड मसल्स हैं ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि जो 3 बोन्स हैं स्कैपुला, कोराकोइड एंड क्लैविकल बोन्स, ये तीनों जिस जगह पे एक दूसरे के साथ यूनाइट होती हैं वहाँ पे इनके पास एक ओपनिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं फोरमन ट्राइओसियम। फोरमन ट्राइओसियम ये जो ओपनिंग है इसके अंदर से एक्चुअली एक्सटेंड होकर बाहर आ रहे होते हैं मसल्स, सुप्राकोराकोइड मसल्स। ये यहाँ पर लोकेटेड होंगे इस रीजन में और यहाँ पे जहाँ पे साथ ही इनके आकर अटैच होना है ह्यूमरस ने,
इस रीजन में आकर अटैच होना है ह्यूमरस ने, तो ये जो सुप्राकोरोकोइड मसल्स हैं ये एक्सटेंड होके ह्यूमरस को भी ज्वाइन कर देते हैं इन तीनों बोन्स के साथ, और फिर इस तरह से जो पूरा पेक्टोरल रीजन है बर्ड्स का उसको सपोर्ट मिल जाती है सुप्राकोरोकोइड मसल्स से, और ये इसको फ्लाइट में या अपवर्ड स्ट्रोक में विंग्स को हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह लास्टली हमारे पास है शेप ऑफ विंग्स। शेप ऑफ विंग्स की वजह से भी बर्ड्स को डिफरेंट स्टेबिलिटीज़ या डिफरेंट बैलेंस मिल सकता है, यानी कि विंग्स का बड़ा होना या छोटा होना और उनका साइज़ डिफरेंट होना इन्फ्लुएंस करता है बर्ड्स की स्पीड पर, फ्लाइट स्पीड पर बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है गर्ल्स जो हैं, जो कि हमें ओशंस में नज़र आते हैं परिंदे, उनके अंदर जो उनके विंग्स होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। इस तरह लॉन्ग और नैरो होने की वजह से उनके लिए जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो इजी हो जाती है। सो इस तरह से जो गर्ल्स और अदर सी बर्ड्स हैं उनमें हमें मोस्टली ग्लाइडिंग मूवमेंट नज़र आती है, जिसके अंदर वो अपने बर्ड्स को, अपने विंग्स को बहुत ज़्यादा फ्लैप नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड ऐसे बर्ड्स जिन्होंने अपने विंग्स को बहुत ज़्यादा फ्लैप करना है या बहुत ज़्यादा मूव करना है, एक्टिव उनके अंदर फ्लाइट ज़्यादा है, तो उसमें हमें शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स नज़र आते हैं। इन शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स की वजह से उनकी जो स्लो फ्लैपिंग मूवमेंट है वो उनके लिए इजी हो जाती है, क्योंकि उनका वेट जो है वो कम हो जाता है, और ये हमें नज़र आते हैं गार्डन बर्ड्स के अंदर। सो इस तरह से जो बर्ड्स के अंदर विंग्स हैं और जो पेक्टोरल गर्डल है और उनकी जो शेप्स और डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट बोन्स का यूनियन जो है, इट अलाउज द बर्ड्स टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फ्लाइट इन एयर. Since we have ended our chapter and completed and covered all the topics, at the end right here I have a little assignment for you. These are short questions that have been taken from different topics of your chapter, जिसमें 3 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही है, very important and important with 3 stars, 2 stars and 1 star respectively. या इनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर से आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, और डिफरेंट टॉपिक्स में से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो यहाँ पे अ बंच ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। आप इनको अपनी बुक से टैली करें, इनको मार्क करें, एंड इफ़ यू राइट दैम डाउन इन द फॉर्म ऑफ एन असाइनमेंट तो वो और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नोट्स की फॉर्म में ये आ जाएंगे आंसर्स। इनको आप अपने पास अटैम्प्ट करके रख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, टॉपिक्स को अटैम्प्ट करना और उनके अंदर से निकलने वाली टर्म्स को डिफरेंट वेज में जिस तरह से पूछा जा सकता है उसका आइडिया हो जाएगा। सो दीज आर द 4 पेजेस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। स्पेसिफिकली इनमें से जो 3 स्टार वाले क्वेश्चंस हैं, आई सजेस्ट कि इनको आप लिखें अपने पास, इनको असाइनमेंट की फॉर्म में रख लें, ताकि आपको ये पता हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देयर आर टोटल 95 क्वेश्चंस है, और इनमें से आई थिंक देयर आर लाइक 10 और 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन 10 और 20 लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको आप कर लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपके पास असाइनमेंट की तरह से एक नोट्स आ जाएंगे, आपके पास आपके हैंडमेड नोट्स आ जाएंगे, जिससे आपके लिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप दैट यू लर्न दिस questions and this assignment very well, because it is going to be your own aid for your preparation of this chapter, and inshallah in the next lecture we'll be starting the new chapter. So I will see you in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.